हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 8 की सोशल साइंस न्यू एनसीईआरटी की चैप्टर 4 की नोट्स, जिसका नाम है द कॉलोनियल एरा इन इंडिया। इस नोट्स में मैंने हर एक टॉपिक को बुलेट वाइज लिखा है, इन द सेंस पॉइंट में लिखा है। सो अगर तुम इसे याद करते हो तो ये फुल स्कोरिंग हो सकता है। अब बात करते हैं कॉलोनिज्म क्या होता है। सो एक प्रैक्टिस है जहाँ पे एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर अपना कंट्रोल ले लेती है। और यहाँ लिखा है फिर कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम जो है वो फर्स्ट मिलेनियम सी में स्प्रेड होता है। तो फर्स्ट मिलेनियम सी का मतलब यहाँ पे मैंने ले रखा है, और आज की टाइमलाइन के हिसाब से अभी जो है वो थर्ड मिलेनियम चल रहा है। देन एज ऑफ कॉलोनिज्म क्या होती है। सो इसे हम यूरोप का एक्सपेंशन भी कह सकते हैं। ये 15th सेंचुरी में स्टार्ट होती है। मेन 5 कंट्रीज थी, स्पेन, पोर्टुगाल, ब्रिटेन, फ्रांस एंड नीदरलैंड, जिन्होंने अलग अलग कंट्रीज़ को कॉलोनाइज किया था, जैसे अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और पैसिफिक आइलैंड्स थे इसमें कुछ। फिर क्वेश्चन आता है कि वाई कॉलोनिज्म। सो इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये होता है मेनली हम बात करें तो लैंड और पावर को गेन करने के लिए, न्यू रिसोर्सेज के एक्सेस के लिए, क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करने के लिए, साइंटिफिक इंक्वायरी के लिए। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है, मतलब कॉलोनाइजेशन का क्या इम्पैक्ट रहा। तो जो नेटिव्स थे उन्हें सेवेज, प्रिमिटिव और बार्बरिक कहा दिया जाता था। देन इन्होंने अपनी फ्रीडम और रिसोर्सेज लॉस किए, ट्रेडिशंस डिस्ट्रॉय कर दिए गए। और जो कॉलोनिज्म था जो कि 15th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, वो मिड 20th सेंचुरी में डिक्लाइन हो जाता है, स्पेशली अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद। अब यूरोपियंस इंडिया में आते हैं, लेकिन उससे पहले भी इंडिया का क्या सिनेरियो रहा था ये दे रखा है। सो पहले हम इंडिया जो है वो ट्रेड करता था ग्रीक और रोमन्स के साथ। कुछ मेन एक्सपोर्ट थे हमारे, जैसे कि स्पाइस वगैरह, आइवरी, जेम्स वगैरह। 18th सेंचुरी तक 16th सेंचुरी तक इंडिया जो है वो 25% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी कंट्रीब्यूट करता था, अकॉर्डिंग टू एंगस मेडिसन। फिर यूरोपियंस जो है वो 16th सेंचुरी में इंडिया ट्रैवल करते हैं और इंडिया को फ्लोरिशिंग कहते हैं, जो कि अपने मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़, डाइवर्स एग्रीकल्चर और एक्सटेंसिव ट्रेड नेटवर्क के लिए जाना जाता था। और ये चीज़ें थी जिसने यूरोपियंस को इधर अट्रैक्ट किया। देन ये जीडीपी क्या होता है ये भी दे रखा है मैंने। देन अब इंडिया में आते हैं पोर्टुगीज़। सो वास्को डी गामा पहले यूरोपियन थे जो इंडिया में आते हैं इन 1498। कहाँ पे? कप्पड़ में आते हैं, इन नियर कोझिकोड इन केरला। फिर वो सेकेंड वर्ष के दौरान जो है यहाँ पे सीज कर लेते हैं, बमबारी करवाते हैं कालीकट में, कैप्चर करते हैं गोवा को इन 1510 और उसे अपनी कैपिटल बनाते हैं। तो ये इंट्रोड्यूस करते हैं कारताज सिस्टम। सो इट कैन बी आस्क्ड देन व्हाट इज़ कारताज सिस्टम। तो यहाँ पे जो शिप्स थे उनको पोर्टुगीज़ पासेस चाहिए होते थे नेविगेट करने के लिए, और उसके बिना उन शिप्स को सीज कर लिया जाता था। साथ ही इन्होंने जो पोर्टुगीज़ थे उन्होंने स्पाइस ट्रेड्स को 100 सालों तक कंट्रोल में रखा अपने, और गोवा इंक्विजिशन को भी चलाया था 1560 में, जो बाद में 1812 में जाके अबॉलिश हो गया। फिर रानी अबक्का एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। तो ये उलार की क्वीन थी जिन्होंने पोर्टुगीज़ के अगेंस्ट जो है रिबेल किया, उन्होंने उनके खिलाफ लड़ाई की, एंड देन वो प्रिजन में उनके डेथ हो गई। फिर रानी अबक्का सेकेंड। तो ये रानी अबक्का फर्स्ट के बाद आती हैं। इन्होंने जो फायर बॉल्स बनाया था, किसका? कोकोनट शेल का यूज़ करके, ताकि वो पोर्टुगीज़ शिप पे जो है आग लगा सकें। और इनकी जो लेगेसी है वो यश गान के थ्रू आज गाई जाती है, बताया जाता है, जो कि एक डांस के थ्रू एक ड्रामा होता है। देन डेथ, जो कि मेनली आए थे कॉमर्स के लिए। सो आते हैं अर्ली 1600s में, जो कि मेनली फोकस करते हैं स्पाइस ट्रेड पे। इनके ट्रेडिंग पोस्ट थे जैसे कि सूरत, भरूच, कोचीन, नागापट्टनम और मसूलीपट्टनम, और इनका स्ट्रॉन्ग बेस था मालाबार, केरला में। देन इनकी पावर मेनली डिक्लाइन होती है आफ्टर द बैटल ऑफ कोलाचल इन 1741, जो कि किंग मार्थंडा वर्मा ऑफ त्रावणकोर और डच के बीच में होता है, जहाँ पे किंग मार्थंडा वर्मा की विक्ट्री होती है। फिर फ्रेंच, तो इनका तो मेन एम्बिशन था कॉलोनाइज करना इंडिया को। तो ये आते हैं यूरोप में, मतलब बाकी सब यूरोपियंस के बाद ही आते हैं, और इन्हें अपना पहला ट्रेडिंग पोस्ट सूरत में इस्टेब्लिश किया 1668 में, देन सेकेंड 1674 में पौंडीचेरी में। और इसमें एक गवर्नर रहे थे, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो थे, ड्यूप्लेक्स, जो कि 1742 से लेकर 1754 तक गवर्नर रहे। इन्होंने स्टार्ट किया था कॉन्सेप्ट ऑफ सिपॉइस, और ये लोकल डिस्प्यूट के यूज़ किया करते थे ताकि ये एक पपेट रूलर वहाँ पे अपना बिठा सके। फिर कैनेटिक वॉर होती है 1746 से 63 तक, जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में वॉर होती है। सो इसमें हमें, मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग में तो फ्रेंच जीतते हैं, लेकिन बाद में ये हार जाते हैं, और बस पौंडीचेरी के कुछ पार्ट तक ये लिमिटेड हो जाते हैं। लेकिन मतलब इन्होंने रियली ही इंडियन रिलीजन में इंटरफेयर किया होता है, लेकिन यहाँ पे हमें एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है। वो था 1748 में, जब ड्यूप्लेक्स ऑर्डर करते हैं वेदपुरीश्वरम टेम्पल का डिस्ट्रक्शन इन पौंडीचेरी। अब आते हैं इंडिया में ब्रिटिशर्स। तो इनको क्वीन एलिजाबेथ से एक रॉयल चार्टर मिला होता है, और 1600 में ये अपना ट्रेडिंग पोस्ट सेट करते हैं सूरत, मद्रास, बॉम्बे और कलिकट में। अब इन्होंने कई सारी स्ट्रेटजीज यूज़ की थी कॉलोनाइज करने के लिए। पहला है हमारा डिवाइड एंड रूल। सो एक स्ट्रेटजी थी जहाँ पे ये रिलीजियस डिवीजन को इंकरेज किया करते थे, पॉलिटिकल कंपटीशन क्रिएट किया करते थे अमंग रीजन्स, ताकि यूनिटी ना हो सके, और कास्ट और सोशल डिवीजन्स को भी प्रमोट किया करते थे। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास बैटल ऑफ प्लासी, जो कि सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था, जहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कर रहे थे, और जो सिराजुद्दौला थे वो हमारे नवाब ऑफ बंगाल थे।
यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जीतती है, क्योंकि मीर जाफ़र जो है वो मेन टाइम पर बेटर कर देता है सिराजुद्दौला को। तो यहाँ पर डिटेल दे रखा है। इसके बाद 19th सेंचुरी में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस होता है, जहाँ पे कोई भी किंग जिसके पास अपना नेचुरल मेल हायर नहीं था, उसकी टेरिटरी को अनेक्स कर दिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा, जो कि एक 1857 में रिबेलियन में एक कॉज की तरह भी रोल प्ले करता है। फिर सब्सिडरी अलायंस, तो जो ब्रिटिश रेसिडेंट थे, मतलब ये एक अलायंस था जहाँ पे इंडियन किंग्स जो थे वो ब्रिटिश आर्मी को अपने यहाँ अलाउ करते थे कि वो हमारी प्रोटेक्शन करेंगे, और एक रेसिडेंट अपने कोर्ट में रखते थे। ब्रिटिशर्स जो है पूरा उस टाइम, मतलब अगर अलायंस से जुड़ गए तो फिर वो पूरे फॉरेन अफेयर्स को क्या करते थे, कंट्रोल करते थे। तो हैदराबाद के रूलर थे पहले जिन्होंने ज्वाइन किया इस अलायंस को इन 1798। अब इंडिया कैसे पैराडाइज से हेल बनता है, तो इसमें डेवास्टेटिंग 2 फेमाइन्स की बात करते हैं मेनली। पहला है हमारा बंगाल फेमाइन, जो कि 1770 से 1772 तक होता है। इसमें ये मेनली क्रॉप फेलियर और हैवी टैक्सेस के कारण होता है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 10 मिलियन पीपल की डेथ हो जाती है, और कंपनी उस टाइम इवन टैक्स को इंक्रीज कर देता है। डब्ल्यू हंटर ने इस ट्रेजेडी को डिफाइन किया है, मतलब डिस्क्राइब किया कि उस समय कैसी हालत थी। फिर ग्रेट फेमाइन होती है हमारी 1876 से 78 तक, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 8 मिलियन पीपल की डेथ होती है दक्कन रीजन में। और इस टाइम जो है ब्रिटिशर्स ने एक्सपोर्ट किया था 1 मिलियन टन ऑफ राइस टू ब्रिटेन ड्यूरिंग दीज 3 years ऑफ फेमाइन। वाइसरॉय लॉर्ड लिटन जो थे, उन्होंने भी ये प्राइस वगैरह कंट्रोल करने के लिए मना कर दिया, और उन्होंने साथ ही एक दिल्ली में दरबार ऑर्गेनाइज किया था फॉर 68,000 ऑफिशियल्स, जिसमें महाराज और सेट्राप्स थे, एंड ये एक वीक लॉन्ग फीस्ट था। अदर फैक्टर मतलब बाद में चीज़ें क्या होती है, तो लगभग 12 से 20 तक फेमाइन हमारी हैपन होती है, एंड इसमें अप्रॉक्सीमेटली 50 से 100 मिलियन इंडियंस की डेथ होती है, जो कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के डेथ के सिमिलर है। फिर होता है कि इंडिया की वेल्थ को कैसे ड्रेन किया गया, तो इसमें 3 लोग की बात यही है, 4 लोगों की। ब्रूक्स अडैम की बात यही है, फिर दादा भाई नौरोजी जिन्होंने 1901 में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम की एक बुक लिखी। रमेश चंद्र दत्त जिन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम की एक बुक लिखी। एंड देन उत्सव पटनायक जो कि इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने बताया कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इस टाइम पीरियड के अंदर जो है इंडिया से $45 ट्रिलियन उन्होंने यहाँ से लूटा। अब धीमे धीमे हमारा लैंडस्केप कैसे चेंज होता है, तो पहले इंडस्ट्रीज़ की बात की गई है कि जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ थे, उन्होंने हैवी टैक्स इम्पोज किया इंडियन एक्सपोर्ट। ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने सी ट्रेड के ऊपर अपना कंट्रोल ले लिया, देन इंडियन ट्रेडर्स इसमें सफ़र करते हैं, और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी इंडिया की वो फुल्ली जो है डिक्लाइन हो जाती है, और इसके लिए आर्टिसंस जो है वो पॉवर्टी की तरफ चले जाते हैं, और सब्सिस्टेंस फार्मिंग करनी पड़ती है उनको। फिर ट्रेडिशनल गवर्नेंस सिस्टम, तो पहले इंडिया में विलेज काउंसिल का कॉन्सेप्ट था, रीजनल किंगडम हुआ करती थी जिनके पास पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था, सभी चीज़ें फुलफिल हो जाती थी लोकल्स की, और सारे कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशन सभी सही थे। फिर ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, इस सिस्टम को एक सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर से क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, जो कि मेनली फोकस करता था टैक्स कलेक्शन पे, और इसमें पब्लिक वेलफेयर की बात नहीं की जाती थी। देन अब आता है कि इंडियन एजुकेशन को कैसे ट्रांसफॉर्म किया गया था, तो पहले हमारे यहाँ पाठशाला, मदरसा, विहार ये सब हुआ करते थे, और स्टूडेंट्स जो है वो अप्रेंटिसशिप से भी लर्न किया करते थे। लेकिन 1830 में ब्रिटिशर्स ने, मतलब उन्होंने सर्वे किया होगा, एंड उन्होंने पाया कि 1 से 1.5 लाख स्कूल विलेजेस हैं, मतलब स्कूल्स हैं विलेजेस में, मेनली हम बात करें तो बिहार और बंगाल के रीजन में। देन जो अब आते हैं हमारे थॉमस बी मकॉले, जिन्होंने ब्राउन इंग्लिशमैन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया इन 1835। उन्होंने लिखा मैन्यूट ऑन इंडियन एजुकेशन। कई सारे इनके बारे में बातें हैं, जैसे कि उन्होंने कहा था कि जो एक शेल्फ है यूरोपियन लाइब्रेरी का, वो होल इंडियन लिटरेचर की इक्वल है, जो कि सही नहीं है। इनका मेन मकसद क्या था इंडियंस को एजुकेट करने का, तो यही कि ताकि वो चीप एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पे इनेबल कर सकें, उन्हें इंडियन क्लर्क और लो रैंक ऑफिशियल मिल सके, ताकि ये लोग जो है कॉलोनियल लीड्स को सर्व कर सकें। अब बताएं इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, तो जो हमारा इंडिया था वो पहले सेल्फ सफिशिएंट था, जिससे बाद में ब्रिटिशर्स जो है वो रॉ मटेरियल का सप्लायर और ब्रिटिश गुड्स का एक मार्केट बना देते हैं। जो रेलवेज थी वो ऑल्दो इंडिया में आती तो है, लेकिन वो उनके लिए आती है, ना कि हमारे लिए, ताकि वो गुड और सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर सकें। फिर कुछ अर्ली रेजिस्टेंस मूवमेंट है, जिसमें पहला है हमारा सन्यासी फकीर रेबेलियन, जो कि बंगाल में होता है फेमाइन जो 1770 की आती है उसके बाद, जहाँ में मेनली सन्यासी और फकीर ने इसे लीड किया था, एंड ये 30 साल तक चला था। इसमें ब्रिटिशर्स ने इन्हें बंदूक कहना शुरू कर दिया, और इससे इंस्पायर होकर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ लिखी थी 1882 में, जिसमें वंदे मातरम है हमारा नेशनल सॉन्ग। देन कई सारे ट्राइबल अपराइजिंग होती है, तो इसमें मेन तो ये रहेगा कि जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते थे ट्राइबल्स के साथ, ताकि वो जिससे वो रिबल करते हैं। ये पॉइंट्स है कुछ मेन, ये और ये चीज़ें थी, जैसे कि उन्होंने फॉरेस्ट एक्सेस से इनका रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, रिसोर्सेज से एक्सेस रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, है ना, और इनकी जो लैंड थे उनको प्राइवेट प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। देन 2 अपराइजिंग भी है, रेबेलियंस भी हैं, कोल अपराइजिंग एंड देन संथाल अपराइजिंग।
इसमें तो जैसे कि पोल में हमारे मुंडा और राउंड दोनों आते हैं, जो कि मेनली हमारा छोटा नागपुर झारखंड रीजन में हुआ था। और जो संथाल रेबेलियन था उसमें मेन 2 पर्सन है हमारे सिद्धू एंड कन्हू मोमो, जो कि मेनली झारखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल के रीजन में हुआ था। ये रही इसकी टाइमलाइन। अब पीजेंट अपराइजिंग में तो मेन ये है इंडिगो रिवॉल्ट, जिसमें हमारे जो फार्मर्स थे उनको सप्रेस किया जाता है कि वो इंडिगो की ही खेती करें, जबकि उनमें उसको इतना मतलब अर्निंग नहीं थी, उसमें उतनी प्रॉफिट नहीं थी। उन्हें टॉर्चर, इम्प्रिजनमेंट, इन सब चीज़ों को फेस करना पड़ता था। अब आता है ग्रेट रिबेलियन ऑफ 1857। इससे पहले एक विलॉर म्यूटिनी भी हुई होती है 1806 में, जहाँ पे वो यूनिफॉर्म रूल्स के खिलाफ जो है रिवॉल्ट करते हैं सिपॉयज। अब यहाँ बात आती है कि सोल्जर्स क्यों अनहैप्पी थे, क्योंकि टैक्स हाई लैंड टैक्सेस थे, फैमिली हार्डशिप थी, जिस रिस्पेक्ट तो हमें पता ही है। एंड देन एक इमीडिएट स्पार्क की तरह मतलब एक रोल प्ले करता है ग्रीस कार्ट्रिज, जिससे मंगल पांडे बैरकपुर में 1857 में रिवॉल्ट कर देते हैं और एक ब्रिटिश ऑफिसर के ऊपर अटैक करते हैं, जिसके बाद उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया जाता है और जिससे रेबेलियन जो है और तेजी से फैल जाता है। मेरठ में भी यही होता है कि मई 1857 में जो है सिपॉय जो है ऑफिशियल्स को मतलब किल कर देते हैं एंड देन दिल्ली जाते हैं और बहादुर शाह जफर को एम्परर डिक्लेयर कर देते हैं। अब 3 मेन पर्सनैलिटी यहाँ पे भी थी हमारे नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल अवध से, और नाना साहेब कानपुर से, रानी लक्ष्मीबाई तो बताइए कि झांसी से थी। अब ब्रिटिशर्स का रिस्पॉन्स आया तो उन्होंने दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया सितंबर में ही। एंड देन कानपुर में उन्होंने जो है लोगों के अंदर डर बनाया, कई सारे गांव जला दिए और क्रॉप्स वगैरह डिस्ट्रॉय किए, जिससे काउंटलेस डेथ होती है। अब आता है कि फेलियर के रीजंस क्या थे इस रिवॉल्ट के। सो पहली बात तो लैक ऑफ यूनिटी थी, इनको प्रॉपर लीडरशिप नहीं थी, और इनके पास सिंगल आर्मी थी, इतने सारे हमारे पास हथियार नहीं थे हाई लेवल के, हाई टेक्नोलॉजी के। इम्पैक्ट ये तो पूछा जा सकता है पक्का। सो इसमें क्या था कि इसके बाद मेनली हमारा ब्रिटिश राज स्टार्ट होता है एंड जो आर्मी थी वो रीऑर्गेनाइज की जाती है, जिससे और ये इसका एक मेन जो मतलब इम्पैक्ट रहा वो था कि इसने इंडियंस के अंदर नेशनलिस्ट की फीलिंग को जगाया था। अब आता है लेगेसी। तो अल्दो इन्होंने बहुत सारी इंडिया ने बहुत सारी चीज़ें फेस की इनके कारण, जैसे कि हमारी वेल्थ रिसोर्सेज को लूटा गया, हमने वायलेंस और सप्रेशन देखा, इन कल्चरल अपरूटिंग भी देखी थी, लेकिन इससे मतलब इनके आने से अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज भी हुए, जैसे कि ब्रिटिश सर्विस और मेल्विंग से हमें प्रॉपर स्ट्रक्चर वगैरह पता चला, आर्कियोलॉजी के बारे में उन्होंने लिखा, डिटेलिंग्स लिखी, लेकिन उन्होंने कई सारे अपने यूरोप में भी ले गए जो आज हमें उनकी म्यूजियम में देखने को मिल सकते हैं। अब कुछ स्कॉलर्स भी थे जिन्होंने इंडियन फिलोसफी को एडमायर किया था। इन जॉर्ज हजल थे जिन्होंने संस्कृत पढ़ के बोला कि इट इज़ लाइक अ डिस्कवरी ऑफ न्यू कॉन्टिनेंट, और चार्ल्स विल्किंस ने भगवद गीता को डायलॉग्स ऑफ कृष्णा एंड अर्जुन में कन्वर्ट किया। 2 हीरोइंस हमारी छूट गई थी 1857 की, हीरो हीरोइन जो भी बोल सकते हैं। ये थी रानी लक्ष्मीबाई और सेकंड थी बेगम हजरत महल ऑफ अवध। सो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में सब जानते हैं कि इन्होंने जो है झांसी मतलब जब सीज हुआ तो वहाँ से वो चली गई, देन ग्वालियर फोर्ट में जाती हैं जहाँ पे उन्हें ट्रेजरी और आर्सेनल मिलती है। फिर वो बैटल में मार दी जाती हैं ऑन 18 जून 1858, और जानते तो जो इनके सहायक थे मतलब इनकी हेल्प करे थे उनको भी बाद में एग्जीक्यूट कर दिया जाता है बाय हैंगिंग इन 1859। और बेगम हजरत महल सो ये अवध की थी, इन्होंने लखनऊ मेले लखनऊ रीजन से जो है डिफेंड किया था, उसे बचाया था, एंड बाद में वो नेपाल चली जाती है। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर तुम्हें नोट्स अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, और इसकी PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है ताकि तुम ईजिली इसकी नोट्स बना सको। थैंक यू।